जय हिंद साथियों, अब तक हमने 15 वीडियो प्रकाश के परावर्तन के देखे। आज हम प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए हमें पारदर्शी माध्यम चाहिए और पारदर्शी माध्यम में एक विरल और एक सघन माध्यम होगा, तब ये घटनाएं होंगी। ठीक, अर्थात एक का अपवर्तनांक दूसरे से डिफरेंट होगा, तब ये घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो आइए हम समझते हैं पहले पारदर्शी माध्यम क्या होता है और फिर विरल और सघन क्या होते हैं। जब ये बातें समझ लेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए हम समझते हैं पहले पारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो पारदर्शी माध्यम, ठीक। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? पारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सकेगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश किरण जिसके आर पार जा सकेगी। चूंकि हमने आपको बताया होगा कि कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उस वस्तु से किरण चलकर हमारी आंख में आती है। तो यदि किसी माध्यम के आर पार किरण आएगी तभी तो हमें वो वस्तु दिखाई देगी। ठीक, इसका मतलब है पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, अर्थात जिसके आर पार प्रकाश किरण जा सके। तो ठीक, पारदर्शी माध्यम सर क्या क्या हो सकता है? तो आइए हम ये देखें कि ठोस में भी पारदर्शी माध्यम होता है और द्रव में भी पारदर्शी माध्यम हो सकता है और गैस अवस्था में भी पारदर्शी माध्यम हो सकता है। ठोस में जैसे हम लोग कांच ले सकते हैं, ठीक, ग्लास, ये पारदर्शी है। द्रव में जैसे हम लोग जल ले सकते हैं, वाटर, ये पारदर्शी है। गैस में जैसे हम लोग वायु ले सकते हैं, एयर, ये पारदर्शी है। अर्थात कांच के भी आर पार देखा जा सकता है, जल के भी आर पार देखा जा सकता है और वायु के भी आर पार देखा जा सकता है। ठीक, अर्थात ये सभी क्या है? पारदर्शी हैं। ठीक है, अब हम यही पारदर्शी माध्यम के साथ यहाँ खेलने वाले हैं। ठीक, अच्छी बात है। अब आइए जरा विरल और सघन समझ लें। तो यहाँ दो बातें होती हैं, एक विरल माध्यम की बात होती है, विरल मतलब रेयरर मीडियम, और दूसरी बात होती है सघन माध्यम की, सघन मतलब डेंसर मीडियम। इसे डेंसर मीडियम बोलते हैं और विरल को रेयरर मीडियम बोलते हैं। तो ये क्या होता है? तो देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। ठीक, ऐसे भी कह सकते हो। और कैसे कह सकते हो? ये प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल हैं तो हम अपवर्तनांक से भी देख सकते हैं। अपवर्तनांक जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इसे n से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। n से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम पढ़ाएंगे आगे, पूरे चैप्टर में अपवर्तनांक ही पढ़ना है, टेंशन ना लीजिएगा। तो n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल होगा और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन होगा। आप समझना चाहते होंगे कि सर ये अपवर्तनांक क्या चीज़ है? मैं समझाऊंगा, टेंशन न लीजिएगा। अपवर्तनांक ही पूरा चैप्टर पढ़ना है, हम आराम से समझेंगे। तो यहाँ विरल और सघन की बात अगर करें तो इसका जो वायु है इसका अपवर्तनांक 1.0003 होता है और जबकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है और कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। जिस कांच की बात कर रहे हैं इसका नाम है क्राउन कांच, इस कांच का नाम है क्राउन कांच। अच्छा, तो अगर हम देखें तो दुनिया में जितने भी माध्यम हैं, माध्यम की बात कर रहा हूं, उनमें सबसे कम अपवर्तनांक इसका होता है। किसका? वायु का। सबसे कम अपवर्तनांक वायु का है। इसका मतलब एक बात तो तय है, दुनिया में सबसे विरल माध्यम कौन है? वायु है। जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल होगा और जिनका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन होगा। तो दुनिया में सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? वायु का है। तो वायु दुनिया का सबसे विरल माध्यम है, सबसे विरल माध्यम। इसका मतलब जब दो माध्यम हम लेंगे, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी और अगर एक माध्यम वायु है, उसमें दो माध्यमों में एक माध्यम अगर वायु है, इसका मतलब दूसरा माध्यम जो भी होगा वो वायु से सघन होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे विरल माध्यम कौन है? वायु है। तो जो भी होंगे इससे सघन ही होंगे, सीधी सी बात। ओके, चलो अब अगर यहाँ पर देखें, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर दुनिया का सबसे विरल माध्यम आप तो वायु बता दिए, सबसे कम अपवर्तनांक बता दिए वायु का, तो सबसे अधिक भी बता दीजिए।
आ रहा होगा, चलो जान लो। सबसे अधिक अपूर्णांक होता है, सबसे अधिक अपूर्णांक होता है किसका? हीरा का। हीरा, डायमंड, हीरे का। सर कितना होता है? 2.415 होता है, जिसे अपने सुविधा के लिए 2.42 लोग लिखते हैं और उस कैलकुलेशन के लिए लोग 2.4 ही यूज करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 2.415 होता है। सुविधा अनुसार 5 को हटाएंगे तो आपको अगर थोड़ा सा मेजरमेंट वाला टॉपिक, सार्थक अंक, कोटिमान और ये सभी बातें पता हो तो जब राउंड फिगर करते हैं तो 5 हटाएंगे तो उसके पहले वाले अंक में अगर वो विषम है तो 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन अब सॉल्व करने के समय सवाल को इतना बड़ा कटाने में प्रॉब्लम होती है, तो 2 को भी हटा के 2.4 कर लेते हैं। मतलब अगर 2 को हटाओगे तो 2.4 बचेगा। ठीक, तो 12/5 12/5 हो जाता है इसका वैल्यू। तो सबसे अधिक अपूर्णांक किसका है? हीरे का है। इससे ज़्यादा किसी का अपूर्णांक नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब सबसे सघन माध्यम कौन है? हीरा है। दुनिया का सबसे सघन माध्यम हीरा। प्रकाशिक सघन की बात हो रही है, ध्यान देना, प्रकाशिक सघन। और दुनिया का सबसे विरल माध्यम वायु। ठीक, तो इसका मतलब जब 2 माध्यम हम पढ़ते समय आगे लेंगे तो अगर एक माध्यम उसमें से वायु हो और दूसरा माध्यम जल हो तो कौन सघन कौन विरल? जिसका अपूर्णांक ज़्यादा हो सघन, जिसका अपूर्णांक कम हो विरल। तो सर जल हो जाएगा सघन और वायु हो जाएगा क्या? विरल। लेकिन अब जरा बताइएगा, अगर हम जल और कांच लें, एक माध्यम जल हो दूसरा माध्यम कांच, प्रकाश किरण जल से कांच में या कांच से जल में जा रही हो, तो उस समय सघन और विरल कौन होगा? तब तो सर कांच का अपूर्णांक ज़्यादा है तो कांच सघन हो जाएगा, जल विरल हो जाएगा। ओके जी। अभी वायु के केस में क्या था? जल सघन था, लेकिन अब कांच के साथ क्या हो गया? जल विरल का काम करने लगा। अब जरा अगले कड़ी में देखिए कि कांच और हीरा ले लें, एक माध्यम हीरा हो दूसरा माध्यम कांच, कांच से हीरा में या हीरा से कांच में किरण जा रही हो, तब बताइएगा कौन सघन कौन विरल? तब तो सर हीरा सघन हो जाएगा, कांच विरल। इसका मतलब समझ रहे हैं बात? सापेक्षिक सघन सापेक्षिक विरल हम लोग बात करते हैं कि 2 माध्यम होंगे तो उसमें से जिसका अपूर्णांक ज़्यादा होगा वो सघन होगा, जिसका अपूर्णांक कम होगा वो विरल होगा। इंडिविजुअली अगर देखें तो दुनिया का सबसे विरल ये है और दुनिया का सबसे सघन ये है। लेकिन अन्य माध्यम जब 2 माध्यम लेंगे तो उनमें आपस में जिनका अपूर्णांक ज़्यादा हो सघन, जिनका अपूर्णांक कम हो विरल। दूसरे शब्दों में कहें तो जिनमें प्रकाश की चाल कम वो सघन, जिनमें प्रकाश की चाल ज़्यादा वो विरल, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपूर्णांक के केस को पढ़ते हैं। इतना अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं बगल में हूँ, ले लीजिए। फिर अपूर्णन पढ़ते हैं। ठीक, चलिए, ओके, हो गया होगा। देखिए साथियों, होता क्या है कि इस समय हम एक वायु माध्यम ले लिए हैं, दूसरा कांच ले लिए हैं। पहला माध्यम यहाँ वायु लिए हैं, दूसरा माध्यम कांच। इसका मतलब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाना चाहती है। यहाँ पर क्या लिए हैं? पहला माध्यम कांच ले लिए, दूसरा माध्यम वायु। यहाँ कांच से वायु में जाना चाह रही है। अब आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सघन कौन विरल होगा। वायु दुनिया का सबसे विरल है, इसके साथ जो भी होगा सघन होगा। तो वायु से जब कांच में जा रही है जिसका मतलब विरल से सघन में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, और यहाँ कांच से वायु में जाने का मतलब है सघन से विरल में जा रही है। दोनों केस में होता क्या है, चलो ये देखते हैं। जाने का रास्ता क्या है? किरण के जाने का रास्ता, ये जो किरण आ रही है इसका नाम क्या होगा? बहुत पहले हम बात कर चुके हैं, आपतित किरण। तो आपतित किरण के जाने का रास्ता तो ये है, यहाँ भी देख लो, आपतित किरण के जाने का रास्ता तो ये है। ठीक, लेकिन होता क्या है कि वायु से कांच में जाते समय वायु में प्रकाश किरण की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है और कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जिसे आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहते हो। इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। इसे ब्रेक करोगे 3 × 10⁵ × 10⁻³ मीटर पर सेकंड हो जाएगा 10⁸ को, और इसका मतलब है किलोमीटर पर सेकंड और इसका मतलब है 3 लाख। कहाँ से आया? बातें समझ में आ गई आपको कि इसी को हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो वायु में क्या होता है? 3 × 10⁸ और कांच में क्या होता है? 2 × 10⁸। ठीक, तो चाल कम हो रही है कि ज़्यादा? वायु में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और कांच में
2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वैसे जानकारी के लिए बता दें, दुनिया में सबसे अधिक चाल प्रकाश की है और जो वायु या निर्वात में कह सकते हो होती है, ठीक है। इससे अधिक चाल किसी चीज़ की नहीं है। चलो अब क्या होता है, तो वायु से कांच में जा रहा है तो चाल कम हो रही है, और चाल कम होने के कारण ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि सर अभिलंब की ओर चाल कम होने से कैसे झुक जाती है, तो इस चीज़ को हम प्रूफ कर देंगे आपको 2-3 तरीके से, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जब हम आपको बताएंगे n बराबर c/v। जब अपवर्तनांक का ये फार्मूला बताएंगे n बराबर c/v, और एक अच्छे से फार्मूला आपको डेराइव करके देंगे, और उसके बाद हम जितनी भी बातें हैं कि विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर क्यों झुक जाती है, सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर क्यों हट जाती है, ये सभी बातें हम प्रूफ कर देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन तब तक आप अभी इसे देखिए, तब तक आप इसे देखिए कि चाल जो है कम हो जाती है, इसलिए क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब सर क्या है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। जाने का रास्ता ये था, अभिलंब की ओर आने का मतलब मेरी तरफ आएगी किरण, ये देखो ये ऐसे आ जाती है किरण, ठीक ऐसे आ जाती है। अब होता क्या है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं, बहुत पहले से आप जानते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आर कहते हैं, मतलब अपवर्तन कोण कहते हैं, क्योंकि ये किरण का क्या हुआ है, अपवर्तन, तो इस किरण को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। और यह अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे कहेंगे अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आर से इसे भी दिखाते हैं, ध्यान देना, वो परावर्तन कोण नहीं है, अपवर्तन कोण है, अच्छी बात है। ये विरल माध्यम से सघन माध्यम, वायु से कांच में गई किरण। अब यहाँ सघन से विरल में जाना चाहती है, जरा इसके बारे में देखिए क्या होता है। जब सघन से विरल में जाना चाहती है, रास्ता तो जाने का ये है, लेकिन सर जाएगी किधर, ये बताइए। चाल क्या होगा, यहाँ 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड कांच में है, वायु में जाने पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, चाल बढ़ रहा है और ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके कारण क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अपने रास्ते से उधर चली गई, अभिलंब ये है और दूर चली गई ना। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आई कहते हैं, आपतन कोण। और एक किरण का क्या हो गया, अपवर्तन। सर अपवर्तन क्या होता है ये तो बताया ही नहीं, आओ देखते हैं, अभी बताते हैं। एक किरण का अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे आर कहते हैं, अपवर्तन कोण, ठीक है, चाहे विरल से जाए चाहे सघन से। लेकिन सर अपवर्तन हम पढ़ने आए हैं, अपवर्तन तो बात ही नहीं हुई। आओ देखते हैं अपवर्तन क्या है। अपवर्तन कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। क्या है, देखो दोनों किरण को, चाहे विरल से सघन में जाए, वायु से कांच में, या कांच से वायु में, सघन से विरल में जाए, दोनों केस में आपने क्या देखा, दोनों केस में आपने देखा किरण अपने सीधे रास्ते नहीं जा रही। रास्ता तो ये था, रास्ता तो ये था, नहीं जा रही है। क्या हो रहा है उसके साथ, विरल से सघन में जाने पर इधर आ रही है, सघन से विरल में जाने पर उधर जा रही है। इसका मतलब अपने रास्ते से हट जा रही है, अपने रास्ते से विचलित हो जा रही है। बस इसी घटना को तो अपवर्तन कहते हैं, इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं बस। अर्थात जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से हट जाती है, अपने रास्ते नहीं जाती। देखो अब उसका रास्ता ये था, उसका रास्ता ये था, अपने रास्ते नहीं जाती, अपने रास्ते से हट जाती है। और अपने रास्ते से हट जाती है जब, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डिफिनेशन क्या है, बहुत प्यारा है। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सीधी सी बात, वही जो दिखे वही लिखे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पारदर्शी माध्यम डिफरेंट अपवर्तनांक के होने चाहिए, चाल उनमें वेरी करना चाहिए, डिफरेंट अपवर्तनांक होना चाहिए, अदरवाइज वो सीधे चली जाएगी। पता चला वायु से वायु में ही ले जा रहे हो, अपवर्तनांक सेम है, अपवर्तनांक सेम है, या 1.5 अपवर्तनांक से 1.5 अपवर्तनांक में ले जा रहे हो तो नहीं विचलित। अपवर्तनांक डिफरेंट होगा तब ना विरल सघन पैदा होगा। तो विरल से सघन में जाएगा तो अपने रास्ते से हट गया जब, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। ओके, समझ में आई बात। ओके, हमने आपको जो समझाया वही यहाँ लिखा है। क्या, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इससे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो यहाँ समझाया है चित्र में वही वहाँ लिखा है, जो दिखे वही लिखे, ठीक है, और कुछ नहीं। तो एक बात और यहाँ इंपॉर्टेंट, ये तो डिफिनेशन हो गई प्रकाश के अपवर्तन की, और ये चित्र भी बनाना आपको जरूरी है। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी लिखना जरूरी है, ठीक है। एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपवर्तन की घटना होती है इसमें प्रकाश किरण की चाल बदल जाती है। दिख भी रहा होगा, चाल बदल जाती है। वायु में 3 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸। जब माध्यम चेंज होता है तभी अपवर्तन होता है और चाल बदल जाती है। और चाल बदलने से एक बात और होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा v = N λ।
चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, ये पढ़ा होगा। और आवृत्ति नहीं बदलती कभी भी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो चाल प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती लैम्डा। इसका मतलब अगर तरंग दैर्ध्य बदला तो चाल बदलेगी, चाल बदला तो तरंग दैर्ध्य बदलेगी। अनुक्रमानुपाती माने क्या हुआ, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। इसका मतलब ये साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे। अच्छा, इसका मतलब चाल अगर चेंज हो रही है तो तरंग दैर्ध्य ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक सर, तो इसका चाल बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, इंटेंसिटी तीव्रता भी बदल जाती है। चमक, जितनी किरण आती हैं सभी आर पार नहीं, कुछ किरणें परावर्तित भी होती हैं, कुछ अंदर जाती हैं। ठीक, तो यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि अपवर्तन में प्रकाश किरण की चाल कामा तरंग दैर्ध्य माने वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता तो बदल जाती है। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी बदल जाती है, लेकिन क्या, लेकिन ये लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आवृत्ति क्या, आवृत्ति मतलब सर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति ध्यान देना, नहीं बदलती। बार बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि अपवर्तन में क्या नहीं बदलता, तो ध्यान देने वाली बात है सर आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं बदलता। ओके, अच्छा, ये हो गई आपकी डिफिनेशन पूरा कंप्लीट। ये चित्र बना देंगे अपने। और एक बात यहाँ और समझ जाइए, इसके बाद अभी 2-1 लाइन और हम लोग लिख लेंगे। आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक, तो इस केस में जब विरल से सघन में जाता है तो आई बड़ा होता है आर से, देख सकते हो आप। विरल से सघन में जाएगा तो आर इधर आ रहा है, तो आई देखिए बड़ा है और आर छोटा है, आई बड़ा होता है आर से। और जब सघन से विरल में जा रही है किरण तो देखो आर बड़ा होता है आई से, उस समय आर ज़्यादा है आई से, देख सकते हैं आप। जब प्रकाश किरण कभी भी सघन से विरल में जाएगा तो आर बड़ा होगा आई से, और विरल से सघन में जाएगा तो आई बड़ा होगा आर से। लेकिन अगर याद हो परावर्तन, तो परावर्तन में आई आर के बराबर होता था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता था। सर कभी जीवन में क्या यहाँ आई आर के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है, जब किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो एक केस होता है जब किरण लंबवत गिरती है तब आई आर के बराबर हो जाता है। दरअसल उस समय आई आर कुछ होता ही नहीं, जीरो होता है। आई भी जीरो होता है, आर भी जीरो। स्नेल का नियम लगा के हम वहाँ प्रूफ करेंगे जब आपको आगे बताएंगे, टेंशन न लीजिएगा, सब बताएंगे। ओके, अब इसमें और कुछ लिखना है? जी हाँ, लिखना तो और कुछ है। क्या लिखना है? यहाँ हैज लगा देंगे और इस चित्र के बाद लिख लेंगे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ठीक। देखिए मैंने पूरा डेफिनेशन आपको लिख दिया है, यहाँ पूरा ऐसे ही एज इट इज आपको उतारना है अपने नोट्स में। ठीक, देख लीजिए पूरा साफ जो हमने किया है वहाँ वही लिखा है, अलग से कुछ नहीं लिखा। क्या हमने आपको समझाया कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरी बात हमने क्या बताया कि अपवर्तन में प्रकाश किरण की चाल, कामा तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता तो बदल जाती है, लेकिन क्या नहीं बदलता? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती। ये बात हमने समझाया। इसके बाद देखो विरल से सघन में जाने पर किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इस लाइन में हमने ये लिख दिया। और सघन से विरल में जाने पर क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है, तो दूसरी लाइन में ये लिख दिया कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। हालांकि लिखने के लिए और भी चीज़ें आप लिख सकते हो, लेकिन इतना पर्याप्त है। सर और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हो कि विरल से सघन में जाने पर आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से, और सघन से विरल में जाने पर अपवर्तन कोण बड़ा होता है आपतन कोण से, ये भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है, ओके।
तो अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होती है, ये बातें समझ में आ गई। तो हम बगल होते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, देखिए हम अपवर्तन के नियम अब देखेंगे। हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया, ठीक। अब अपवर्तन के नियम देखिए, क्या नियम होगा। ए है, एक क्या कहलाएगी, आपतित किरण। ए कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। ए क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। ये पहला नियम हो गया, क्या, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तो ये हो गया। सर दूसरा बताइए। हाँ, दूसरा है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, बहुत जरूरी वही है। क्या, जरा समझिए स्नेल का नियम क्या है। स्नेल ने किया क्या, जरा समझिए। ये पहले क्या किया, आपतन कोण, ये आपतन कोण है, इसका साइन ले लिया। तमाम बातें किया होगा तो साइन आई ले लिया। जैसे कुछ अंश होगा ना, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश कुछ तो होगा, तो 40, 50, 60 जो भी होगा इसका साइन लिया, और जो आर आया इसका साइन लिया, साइन आर, इसका अनुपात निकाला। वायु से कांच में किरण जब जा रही थी तब, तो 1.5 आ गया। कितना आया, 1.5 आया। बात समझिएगा, अभी लिखेंगे। 1.5 आया। तो उसने किया क्या, खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ न कुछ करेगा वो। फिर इस कोण को और बड़ा कर दिया, ठीक है, ये कोण और बड़ा कर दिया। तो जो नया कोण आया वो क्या हो गया, मान लो I1 आ गया, पहले आई था अब I1 आ गया। तो बताओ क्या अपवर्तन कोण वही रहेगा, कुछ अलग होगा ना। हाँ सर, कुछ तो अलग होगा। तो अपवर्तन कोण कुछ अलग आया, उसको हम R1 मान लिए, ठीक है। तो उसने फिर किया, अर्थात साइन I1 अपान साइन R1 निकाला, उसमें भी 1.5 आया। साइन I1 का वैल्यू जैसे कुछ, अगर ये 40 था तो कुछ बढ़ाया तो 50 हो गया होगा, तो ये कुछ रहा होगा 30-20, तो कुछ और भी बढ़ गया होगा। फिर भी अनुपात निकाला तो साइन आई अपान साइन आर के 1.5 आ गया। उसे बड़ा मजा आया कि अरे यार ये तो गजब है। अब फिर क्या किया ना, कोणवा कम कर दिया, I3 बहुत कम कर दिया। तो इसके बाद R का भी तो वैल्यू चेंज होगा जी। हाँ, R का वैल्यू चेंज हो गया कुछ, अभी ख़राब लग रहा होगा, उसको केवल समझिएगा आप। तो साइन I3 आया तो साइन R3 इसके रिस्पेक्ट में निकल गया, तो इसका रिलेशन भी क्या है, 1.5 आ गया। अब क्या था, स्नेल ने सोचा कि अब तो हम एक नियम तो लगा देंगे। आपको जो समझ में आ रहा होगा कि आई आर सबका रिलेशन एक ही चीज़ आ रहा है ना, ये एक ही आ रहा है। जब एक ही आ रहा है तो इसी को तो कहते हैं नियत है कांस्टेंट, इसी को कहते हैं नहीं बदल रहा है भाई, इसी को तो कहते हैं कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आ रहा है ना, साइन आई अपान साइन आर का अनुपात क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो अर्थात नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट ना, स्थिरांक, नियतांक, यही तो आ रहा है। अच्छा, तो लेकिन उसके साथ थोड़ा सा झटका लगने वाला है उसे, तो ये बातें थोड़ा देर के लिए हम समझ लिए। अब थोड़ी सी और उसके साथ एक घटना घटाते हैं। ये मान लीजिए वायु हो गया और ये हो गया जल। खेल अब होगा, वायु पहला माध्यम हो गया, दूसरा जल हो गया। आप समझने का प्रयास करिए। तो ये फिर ले गया, जब ले गया, ये किरण जाने का रास्ता है, किरण यहाँ से ले आई, ये आर हो गया, ये आई हो गया। तो फिर उसने किया साइन आई अपान साइन आर, फिर निकालना है साइन आई अपान साइन आर। आप क्या बताइए, 1 क्या आएगा? हाँ, अपने मन में सबने बोला क्या, 1.5, यही बोला, हम यही चाहते थे, बोलो 1.33 आया। क्या है, 1.33 आया। सोचो, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। कितना अरमान पाल के बैठा था कि यार कांस्टेंट लिख देंगे, हमारा फार्मूला आ जाएगा। लेकिन इस समय वायु और जल के केस में क्या हुआ, 1.33 आ गया। अब उसका माथा खराब कि ये तो हम गड़बड़ा गए। अब जरा देखो फिर क्या होगा, फिर इसमें भी कोण बढ़ाता है, सोचता है देखते हैं इसमें क्या होता है। फिर वही केस इसमें भी आ जाएगा, R1 आएगा। तो फिर वो साइन I1 अपान साइन
साइन I1 अपान साइन R1 किया, किसमें, वाटर वाले में, फिर 1.33 आ गया, फिर उसके अरमान कुछ जाग रहे हैं। फिर ये देखो I3 किया, I3 उसके रिस्पेक्ट में जो R3 आया तो साइन I3 अपान साइन R3 निकाला, 1.33 आया। अब फिर वो समझ गया बात, क्या समझ गया कि गुरुजी ऐसा है कि माध्यम पहले तो चेंज नहीं करना है, किन्हीं दो माध्यमों, कोई दो माध्यम होगा तब बात करेंगे। माध्यम चेंज होगा तो नियतांक बदल जाएगा, ये वैल्यू बदल जाएगा। लेकिन अगर माध्यम दो हैं फिर आपतन कोण उसमें कुछ कर दो, कितना बढ़ा लो कितना घटा लो, उसके रिस्पेक्ट में जो अपवर्तन कोण आएगा, कोई आपतन कोण करोगे उसके रिस्पेक्ट में एक अपवर्तन कोण पैदा होगा। तो जो आपतन कोण के रिस्पेक्ट में अपवर्तन कोण पैदा होगा, आपतन कोण का साइन और उस अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात सदैव नियत होगा। किन्हीं दो माध्यम के लिए माध्यम चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन किन्हीं दो माध्यम के लिए ये फिक्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यही एक इसका नियम बन गया, ये नियम बना दिया। हाँ, थोड़ा सा और बुद्धिमानी किया तो कलर ले गया। तो 7 कलर बिब्योर आप पढ़ते हो, बिब्योर 7 कलर होता है प्रिज्म से जब निकलता है, न्यूटन ने प्रैक्टिकल करके बताया था। तो 7 कलर में बिब्योर आता है। तो जब वायलेट ले गया तो कुछ और बात मिला, बैगनी ले गया कुछ और, मतलब हर कलर के लिए भी बातें अलग अलग आ रही हैं। तो इसका मतलब कलर को भी एक कर दो, कलर को भी एक कर दो। तो बड़ा बुद्धिमान था स्नेल, उसने कहा नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश कहता है, एक वर्णी, अभी लिख नहीं रहा हूं, ध्यान दीजिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए। क्या? एक वर्णी प्रकाश के लिए। एक वर्णी प्रकाश माने एक रंग का प्रकाश, एक रंग का प्रकाश, जरा समझने वाली बात है। एक वर्ण माने रंग, तो एक ही रंग का प्रकाश। इसका मतलब लाल है तो लाल, हरा है तो हरा, बैगनी है तो बैगनी। ये नहीं कि लाल आपतन कोण ले गए अगली बार हरा ले गए, नहीं, एक ही कलर का ले जाओ, वायु से जल में ले जाओ, फिर आपतन कोण जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, जितना घटाना है घटाओ, उस साइन का और साइन I अपान साइन R का अनुपात क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। कलर चेंज मत करना, तो माध्यम चेंज मत करना, कलर चेंज मत करना। कोई एक पेयर होगा माध्यम का, चाहे वायु जल, वायु कांच, जल कांच, जल हीरा, कोई भी ले लो, लेकिन दो माध्यम फिक्स हो और कोई एक कलर फिक्स हो। तब अगर एक से दूसरे में किरण जा रही है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो साइनों का अनुपात होगा, साइन लगा के जो अनुपात होगा वो सदैव कांस्टेंट होगा। यही बताया था स्नेल महोदय ने। ठीक है, आशा करता हूँ थोड़ा मैं समझाने में सफल रहा। तो इसे हटा के मैं इनका नियम लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। तो इनका नियम क्या है सर? इनका नियम है क्या? अब तो इसे हटा ही दिए हैं। तो इन्होंने कहा किन्हीं दो माध्यमों तथा एकवर्णी प्रकाश के लिए, एकवर्णी प्रकाश का मतलब एक रंग का प्रकाश, एकवर्णी प्रकाश के लिए आपतन, हिंदी में पूरा क्या इन्होंने कहा, आपतन कोण की जा। अब भैया ई का है गुरुजी, अरे भैया साइन को हिंदी में कहते हैं जा और कास को कहते हैं कोजा। हालांकि कास नहीं आने वाला है, साइन को कहते हैं जा, कास को कहते हैं कोजा, टैन को कहते हैं अस्पस जा। तो बड़ा खतरनाक हिंदी नाम है। फिलहाल साइन आ रहा है, उसे लिखिए। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, अर्थात ये क्या कहना चाहता है, अर्थात साइन I अपान साइन R इक्वल टू नियतांक। नियतांक माने कांस्टेंट, अर्थात नहीं बदल रहा था। आपने देखा होगा किसके लिए, किन्हीं दो माध्यमों था एकवर्णी प्रकाश के लिए। ठीक है, ये इसका नियम है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम कहते हैं। किसने दिया था? स्नेल ने। ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ओके, ठीक है। अब एक रहस्य आपके सामने यहाँ आ गया, सर ये नियतांक कौन है?
1.5, 1.33 क्या आ रहा था? तो याद होगा हमने अभी शुरू में बताया था 1.5 कांच का अपूर्णांक था, 1.33 जल का अपूर्णांक था। तो ये नियतांक कहीं ना कहीं अपूर्णांक बता रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। बड़ा जोरदार बात है, इसको अभी हम आगे तुरंत समझा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं। ठीक, आप ले लीजिए। देखिए क्या है कि हम क्या पढ़े अभी तक, अपवर्तन के नियम में sin i अपान sin r इक्वल टू नियतांक। अब इस नियतांक को चलिए, इस कांस्टेंट को हम लोग समझते हैं कि कांस्टेंट है क्या। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। सर अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आप समझने का प्रयास ये करिए कि जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है तो उसका विचलन हुआ है, और विचलन हुआ है अर्थात वो अपने रास्ते से हटी है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो कोई न कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसके कारण अपने रास्ते से हटी है, वो कारण ही अपवर्तनांक है। हालांकि अपवर्तनांक का जो डिफिनेशन है वो ये है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, n बराबर c/v। ठीक, जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें पढ़िए कि नियतांक है क्या। तो पहले माध्यम के रिस्पेक्ट में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं इस नियतांक को बहुत बेहतरीन ढंग से समझिएगा। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। सर अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक से किसे प्रदर्शित करते हैं? अपवर्तनांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो हम लोग समझेंगे। अपवर्तनांक को n या म्यू, ये u की तरह बना दो और एक ऐसे लाइन खींच दो तो हो जाएगा म्यू। ठीक, कैसे? चाहे ये देखो ऐसे लाइन खींचे, ऐसे कर दो, इसे क्या पढ़ते हैं जी? इसे क्या पढ़ते हैं? म्यू। ऐसे, ये ऐसे, ठीक, म्यू। ये क्या है? म्यू। देख लो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दें? यहाँ। ये क्या है? म्यू। ठीक, इसे म्यू पढ़ते हैं। माइक्रोन पढ़े होंगे कभी? माइक्रोन, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, वही माइक्रोमीटर या माइक्रोन जो पढ़ते हो वही है। n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं किसको? अपवर्तनांक को। ठीक, से प्रदर्शित करते हैं। ओके, अच्छी बात है सर, मान लीजिए प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बट इसको और ज़रा थोड़ा समझाने की बात है, समझिएगा। अब मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, और आप मन से समझिएगा, बेहतरीन कंसेप्ट। ठीक, क्या उसका नाम वैसे मैं रखता हूँ रोटी कॉन्सेप्ट। क्या? रोटी कॉन्सेप्ट। आप केवल समझिएगा, अब लिखना पढ़ना बंद, केवल समझने वाली बात। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है, यहाँ बता दें क्या? चलो यही बता दें, ये अभी हटा देंगे इसे। ये खाता है 10 रोटी। ये खाता है कितना? 10 रोटी खाता है, ठीक है। और बी खाता है 2 रोटी। तो आपसे हम पूछें कि बी के सापेक्ष ए का डोज बताओ, कितना गुना खाता है? तो आप क्या करोगे? 5 गुना खाता है। बी के सापेक्ष कितना गुना ज़्यादा खाता है? 5 गुना ना, 5 गुना खाता है। तो 10/2 करोगे तभी तो 5 आएगा। इसका मतलब 10 में 2 का भाग किए। सीधी सी बात पूछे तो ए में आपने बी का भाग किया ना। चलो सी को जरा बताओ, सी खाता है 5 रोटी। तो सी जब 5 रोटी खाता है तो फिर आप पूछें कि सी के सापेक्ष ए का डोज बताओ, ए का डोज सी के सापेक्ष। तो फिर आप क्या करोगे? 10/5 करोगे तो पता चलेगा 2 गुना। सी के सापेक्ष ए कितना है? 2 गुना। सी के सापेक्ष ए कितना है? भाई सी 5 रोटी खाता है, ए 10 रोटी खाता है, तो सी की तुलना में वो कितना गुना खाता है? 2 गुना। तो तुलना ही करना है, सापेक्ष का मतलब तुलना ही करना है, ठीक। 5 दूनी 10। तो फिर क्या किए आप? इसका मतलब A/C कर दिए, ठीक है। अब जरा समझने वाली बात है, ये वाली लाइन केवल देखेंगे हम लोग और ये वाली लाइन बस, ठीक है।
जरा समझिए, जब b के सापेक्ष a कह रहे थे तो a बटे b कर दिए, जब c के सापेक्ष a कह रहे थे तो a बटे c कर दिए। इसका मतलब जिसके सापेक्ष कहा जाए उसी से भाग दिया जाएगा, सीधी सी बात है, जिसके सापेक्ष कहा जाए उसी से भाग कर दिया जाएगा। अब आप समझ लो, इसे हटा देते हैं, रोटी कॉन्सेप्ट बड़ा ठीक ठाक बात करेगा। तो इसका मतलब है कि अपूर्णांक को यन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक कहते हैं। अच्छा, जरा सिंबल समझो कैसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कि पहले माध्यम का अपूर्णांक लिखना है तो उसे हम n1 लिखते हैं, कहेंगे पहले माध्यम का अपूर्णांक, बस यही समझ लो, फिर मेरे ऊपर छोड़ देना। या μ1 लिख सकते हो सर, ठीक है। दूसरे माध्यम का अपूर्णांक n2 या μ2 लिख सकते हो। तीसरे माध्यम का अपूर्णांक n3 या μ3 लिख सकते हो, यही तो। ग्लास का अपूर्णांक Ng या μg लिख सकते हो, यही तो। वाटर का अपूर्णांक Nw या μw लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे, यही लिखोगे। अच्छा, अब मान लो हम एक बात और पूछें आपसे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक लिखना है, तो 1 पहले हो जाएगा, n हो जाएगा 2। इसका मतलब जिसके सापेक्ष कहेगा वो पहले होगा, जिसका अपूर्णांक होगा वो बाद में। 1n2 सर, या ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 μ2, हाँ लिख सकते हो। अब आपसे कहें तीसरे माध्यम के सापेक्ष पांचवें का अपूर्णांक, तो 3n5 लिख सकते हो। अब हम कहें कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक, तो GnW, कांच के सापेक्ष जल का अपूर्णांक। अगर कहें डायमंड, वाटर के सापेक्ष डायमंड का अपूर्णांक, तो वाटर के सापेक्ष डायमंड का अपूर्णांक। डायमंड का अपूर्णांक है तो बाद में रहेगा, जिसके सापेक्ष रहेगा वो पहले रहेगा, ठीक है। पांचवें माध्यम के सापेक्ष सातवें माध्यम का अपूर्णांक, तो 5n7, जिसके सापेक्ष कहेगा उसे पहले, जिसका अपूर्णांक कहेगा उसे बाद में लिखते हैं, ओके। अच्छा, अगर आपको इसे हम कहें खोल दो, इसे खोलना है तो रोटी कॉन्सेप्ट से खोलो, तो 5n7, इसका मतलब पहले के सापेक्ष सातवें का अपूर्णांक, तो कैसे लिखोगे n7/n5, सातवें का अपूर्णांक बटे पांचवें का अपूर्णांक। इसे खोलने के लिए कहूँ, तो कैसे खोलोगे, Nw/Ng, Nw/Ng, वाटर का अपूर्णांक बटे ग्लास का अपूर्णांक। इसे खोलने के लिए कहूँ तो क्या करोगे, n डायमंड/Nw। सर ये पहले वाले से भाग दे रहे हैं, हाँ क्यों, क्योंकि हम बताए हैं अभी कि जिसके सापेक्ष कहा जाए उसी से भाग दिया जाएगा। ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपूर्णांक, तो ग्लास के अपूर्णांक से भाग। वाटर के सापेक्ष डायमंड का अपूर्णांक, तो वाटर के अपूर्णांक से भाग, ठीक है। 5n7 तो पांचवें माध्यम से भाग सातवें माध्यम में, जिसके सापेक्ष होगा उसी से भाग होगा, ठीक है। तो अब आप हमें समझा सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर कहीं रहे Ang, इसका मतलब है Ng/Na, कहीं रहे Wn(G), इसका मतलब है Ng/Nw। जो पहले है उसी से भाग करेंगे, पहले वाले अपूर्णांक से भाग करेंगे लास्ट वाले अपूर्णांक में, ओके। बस इतना खोलना अगर आ गया तो अपूर्णांक में बहुत हद तक हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो जरा अब इसे लिख दो, जो ये फार्मूला यहाँ आपने अभी लिखा है तो वहाँ क्या हो जाएगा सर, तब तो यहाँ हो जाएगा sin(I)/sin(R) इक्वल टू, नियतांक को क्या कहते हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। तो लिखोगे कैसे, 1n2, ऐसे ही लिखोगे, छोटा लिख दो, बहुत बड़ा लिख रहे हो सर, 1n2 लिखोगे, या म्यू भी लगा सकते हो, तुम्हारा मन। और 1n2 को अगर हम कहें खोल दो तो आप खोल भी सकते हो 1n2 को, क्या, जहाँ 1n2 को अगर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, n2/n1। इसका मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बराबर दूसरे माध्यम का अपूर्णांक बटे पहले माध्यम का अपूर्णांक, ठीक है, ओके। तो चलिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि अब थोड़ी सी बात केवल और बताना है, क्या, निरपेक्ष अपूर्णांक, निरपेक्ष अपूर्णांक और बताना है, काम हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। देखिए, अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, निरपेक्ष अपूर्णांक। निरपेक्ष अपूर्णांक मतलब एब्सोल्यूट माइनस निरपेक्ष, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपूर्णांक। निरपेक्ष अपूर्णांक, निरपेक्ष अपूर्णांक किसके सापेक्ष होगा सर, निरपेक्ष है तो किसके सापेक्ष होगा। लेकिन आपको पता है कि जब अपवर्तन की घटना होती है तो किरण एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी में जाएगी तभी होगी,
तो इसका मतलब दो माध्यम तो होना ही होना है, लेकिन निरपेक्ष भाव आ रहा है कि किसी के सापेक्ष नहीं, लेकिन होगा तो किसी न किसी माध्यम से जाएगी। तो कुछ ऐसा माध्यम लेंगे जिसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़े दूसरे माध्यम पर। तो चलो देखते हैं, जैसे निर्वात के सापेक्ष, देखो निर्वात के सापेक्ष अगर हम ग्लास का अपवर्तनांक निकालना चाहें तो जरा सोच कर देखो क्या आ जाएगा। ग्लास का अपवर्तनांक अपान क्या हो जाएगा, यह निर्वात अर्थात निर्वात का अपवर्तनांक, ऐसे ही तो लिखोगे। अब निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएगा, Ng ही आ जाएगा, Ng ही आ जाएगा। तो निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हालांकि हमने आपको हल्का सा ट्रेलर दिया था कि वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, लगभग एक ही माना जाता है, लगभग एक ही माना जाता है। तो Ng अपान Na, तो Ng अपान 1 लगभग 1, तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो Ng ही आएगा। इसका मतलब है क्या कि वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर ग्लास का अपवर्तनांक, किसी का भी देख लो, वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक Nw अपान Na, इसका मतलब Nw अपान 1, Na का मान 1, तो Nw आ जाएगा। इसका मतलब वायु किसी के आगे लगा दो, किसी के आगे हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे आपको मैथ में पढ़ते हो x बराबर 2, x बराबर 2, इसके आगे कुछ नहीं है तो आप क्या मानते हो, प्लस है, ठीक है। उसी तरह से अगर कहीं दिया है Ng, इसका मतलब ग्लास का अपवर्तनांक, तो अकेले किसी चीज़ का अपवर्तनांक कैसे होगा भाई, किसी के रिस्पेक्ट में ना होगा, तो इसका मतलब है किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में है। अगर कहीं लिखा गया है वाटर का अपवर्तनांक तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, निर्वात या एयर के रिस्पेक्ट में। तो कहीं लिखा गया डायमंड का अपवर्तनांक किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर या निर्वात के रिस्पेक्ट में। तो जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे एयर लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ओके, तो एक निरपेक्ष अपवर्तनांक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निर्वात या वायु के सापेक्ष, देखो वायु के सापेक्ष भी वही आ रहा है, निर्वात के सापेक्ष भी वही आ रहा है, अर्थात निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। ओके, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक जो आपको समझाया वो यहाँ लिख दिया हूँ, निर्वात या वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। साथ में 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए 1n2 × 2n3 × 3n4 बराबर 1, तो सत्य होगा, ये सवाल है और ये IIT 2003 में आया हुआ था, ठीक है। तो कैसे हल होगा, स्नेल के नियम से हम नहीं हल करेंगे, स्नेल के नियम में फालतू में बढ़ा जाएगा, हम लोग अपने नियम से करेंगे, ठीक है। सी मेथड, ठीक है, सी मेथड लगाओ तुरंत उत्तर पाओ। तो सी मेथड लगाओ, इसे खोल दो सी मेथड से, सी मेथड से खोल दो तुरंत उत्तर मिल जाएगा। क्या, ये देखो ऐसे 1n2 है, सभी लोग देखें 1n2, इसे खोलो, यही खोल दे या उधर ले चलें, 1n2 n2 बटे n1 सर, इंटू क्या हो जाएगा n3 अपान n2, दूसरे वाले में पहले वाले को भाग करते हैं, गुणे क्या हो जाएगा n4 अपान n3 बराबर 1, यही तो दिया है, बस काम खत्म, इसे तोड़ काट दो, n3 से कट गया, n2 से कट गया, n4 बटे n1 है, क्या हो जाएगा n4 बराबर n1, हो गया आपका ये वाला उत्तर सही। कई सेकंड लगेगा। तो ऐसे ही सवाल होते हैं कंपटीशन के, ठीक, सी मेथड से लगाओ तुरंत उत्तर पाओगे। ओके, तो चलो अब इसको हम हल करते हैं। अच्छे अच्छे सवाल हम लोग देखेंगे, अभी इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम देखेंगे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, बहुत बेहतरीन सवाल देखेंगे। अभी चूंकि थ्योरी पढ़ा रहे थे, बेस तैयार करना जरूरी है, फिर कंपटीशन लेवल के सवाल पे हम आ जाएंगे। हम लिखे भी हैं टाइटल में, 0 से लेकर आगे तक चलेंगे, तो 0 से चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप पहले से ले लिए होंगे। आप रोक के पीछे से लिख लीजिएगा अगर स्क्रीनशॉट ना ले पे आए हों, ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए। देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आई का वैल्यू क्या है सर, आई बराबर है 45 डिग्री, आर का वैल्यू क्या है, अपवर्तन कोण है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, स्नेल का नियम लगाओ, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2,
और यही पूछा है पहले एक सापेक्ष दूसरे का। साइन 45 आई और साइन आर क्या है, साइन 30 बराबर 1/2। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। 45 का मान 1/√2, 30 का मान 1/2, 1/2 बाई 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 2/√2। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हो, और इसका वैल्यू 1.414 होता ही है। ठीक, तो ये हो गया 1/2। कई सेकंड लगेगा, लगा दो। ठीक है, ओके ओके। अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं इसे। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इनका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें।